मैं एक बाड़े में पला बड़ा हुआ। मेरे मम्मी पापा कंट्री साइड में किसान थे और मैं उनकी मदद करते करते ही बड़ा हुआ जहाँ तक मुझे याद है। गाय का दूध निकालना, मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करना, झाड़ियाँ उठाना और वो सब। हम कंट्री के लोग ऐसे काम की बहुत वैल्यू करते थे। मेरे मम्मी पापा पुराने ज़माने के थे, ज़्यादातर मेरे पापा। वो ऐसे आदमी थे जिनको ये भी नहीं पता था कि गलती करने पर पिटाई करने और चाइल्ड अब्यूज़ में क्या अंतर था। मैं शरारती बच्चा नहीं था, पर थोड़ा बिडौल था। एक दिन मैंने काम करते हुए गलती से दूध की बाल्टी गिरा दी और मेरे पापा ने मुझे लेदर बेल्ट से इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया और मेरी मम्मी बेचारी दूर से देखती रही। बाद में मैं अपनी लापरवाह फैमिली से थक हार गया था और खेत से निकल के अपने लिए शहर में नई दुनिया बसाने चल दिया। मेरे मम्मी पापा ने इजाज़त नहीं दी, पर वो मुझे रोक नहीं सकते थे। जैसे ही मैं 18 साल का हुआ, मैं अपनी सस्ती सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर खेतों से निकल गया और कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। मैं बस अपने मम्मी पापा के लिए एक नोट छोड़ के गया था जिसमें लिखा था कि मैं आप लोगों से बहुत दूर अपनी नई दुनिया बसाने जा रहा हूँ। हाँ, मेरा उनके साथ कोई खास रिलेशनशिप नहीं था। मैं सालों साल वापस खेतों में नहीं गया कि एक दिन 15 साल बाद मेरे छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट को किसी ने खटखटाया। मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि ज़्यादा लोग मुझसे मिलने नहीं आते थे, क्योंकि मेरी खून पीने वाली जॉब के बिजी शेड्यूल की वजह से। एक अधेड़ उम्र का आदमी सूट पहने, एक हाथ में ब्राउन रंग का ब्रीफ केस लिए मेरे दरवाजे पर खड़ा था। पहले मुझे लगा शायद ये कोई सेल्समैन है और मुझे कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, पर मैं उसी समय थोड़ा गुस्सा हो गया। मैं अभी पूरे हफ्ते के दिमाग खराब कर देने वाले काम से उभर ही रहा था और ये मेरी छुट्टी का दिन था और मैंने सोचा मैं कुछ भी कर सकता था बिना अपने मैनेजर के मेरे सर पर मंडराए। देखो भाई, तुम जो कुछ भी बेच रहे हो मुझे नहीं चाहिए, मैंने इरिटेट होते हुए कहा। मैं उसके बाद दरवाज़ा बंद करने लगा और दरवाज़ा बंद नहीं हुआ क्योंकि उस आदमी ने दरवाज़ा अपने पैर से रोक लिया था। मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ बच्चे, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ शांत थी पर कुछ थकी हुई सी। मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अचंभित होकर मैंने दरवाज़ा वापस खोला, पर अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही रखा। कोई मुझे ढूंढने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर क्यों हायर करेगा? उस आदमी के भाव गंभीर हो गए। ये तुम्हारे माँ बाप के बारे में, उसने उदासी भरी आवाज़ में कहा। उसके बाद जो उसने बताया उससे तो जैसे मेरी आत्मा मेरी बॉडी को छोड़कर चली गई हो। उसने बताया कि मेरे पापा की 3 साल पहले डेथ हो गई थी और दुख की वजह से मेरी माँ पागल हो चुकी है और रिसेंटली उन्हें एक पागल खाने में भर्ती करा दिया गया है, उनकी और सबकी सुरक्षा के लिए। मेरे पापा के मरने और मेरी मम्मी के पागल हो जाने की खबर सुनकर मेरी मम्मी के लॉयर ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया मुझे ढूंढने के लिए, ताकि खेत की जमीन मेरे नाम ट्रांसफर हो सके। आगे के कुछ दिन बहुत जल्दी बीत गए। ये कंफर्म करने के बाद कि मैं कौन हूँ, वो इन्वेस्टिगेटर मेरी मम्मी के लॉयर को लेके आया ताकि मैं पुराने फार्म को अपने नाम करने के लिए साइन कर सकूं। उसने जहां जहां कहा मैंने वहां वहां साइन किया और उन दोनों ने मेरे साथ शोक मनाया और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। मुझे उस पुराने फार्म में फिर से जाने के लिए हिम्मत बटोरने में 1 हफ्ता लगा। उसके बाद मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया और कहा कि मैं 1 हफ्ते ऑफिस नहीं आऊँगा। मैं 10 साल में पहली बार अपनी उस पुरानी गाड़ी में फार्म जाने के लिए बैठा। जब मैं वहाँ पहुँचा, उस जगह की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। मेरे पापा की वजह से उस जगह की गंदी यादें होने के बाद भी वो मेरे बचपन का घर था। मुझे उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। फसलों के ऊपर अनचाहे पौधे उग गए थे। जो बचे कुचे सुअर थे खेत में, वो भी बहुत पतले और सूख गए थे। यह कोई चमत्कार ही था कि वो अभी भी जिंदा थे। उनका चारा डालने वाले बर्तन पूरी तरह से खाली थे और उनमें मिट्टी जम चुकी थी। ऐसा लग रहा था बहुत समय से उन्हें किसी ने छुआ भी नहीं है। मुझे एक पल के लिए लगा कि वो कैसे जिंदा रह गए हैं जब कोई उन्हें खिलाने वाला ही नहीं है। फिर मैंने देखा एक छोटे सुअरों का झुंड कोने में खड़ा कुछ चबा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखना चाहा वो क्या कर रहे थे और बहुत ही अजीब सा लगा जब जाना कि वो क्या कर रहे थे। वो एक पुराने सुअर की लाश के आसपास खड़े हुए थे और भूखों की तरह उसकी चमड़ी और हड्डियां खा रहे थे। सुअर अपने आप को जिंदा रखने के लिए आदमखोर बन चुके थे। मैं घृणा में वहां से गायों को देखने चला गया। वो हमेशा की तरह चारा चर रही थी।
पर वहाँ एक मरी हुई गाय सड़ रही थी और उसके ऊपर बहुत सी मक्खियाँ बैठी हुई थी। उसकी जो हालत हो रही थी वो देख के मैं बता नहीं सकता कि ये बूढ़ी एज में मरी है या किसी का शिकार बनी है। ये सब पचाने में कुछ वक्त लगा। फिर मैं फार्म हाउस में चला गया अपना दिमाग ठीक करने, और वहाँ भी देखा कि पूरी जगह तहस नहस हो चुकी थी। सब चीज़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और हर अंधेरे कोने में जाले लगे हुए थे। सिंक में सड़ने के लिए गंदे बर्तन भी पड़े हुए थे। लॉयर के हिसाब से मेरी माँ इसी घर में रहती थी पागल खाने जाने से पहले, जो कि 1 महीने पहले की बात है। तब भी वो जगह ऐसी लग रही थी जैसे सालों से अबैंडन्ड हो। मैं बस यही सोच पा रहा हूँ कि मेरी मम्मी ने पापा की डेथ के बाद इस जगह का ध्यान रखना छोड़ दिया होगा। मेरी मम्मी पापा का बेडरूम भी बहुत गंदा पड़ा था। कपड़े सब जगह फैले पड़े थे और जबरदस्ती ड्रॉर्स में घुसाए हुए थे। पूरे घर में जो जगह सबसे ढंग से रखी थी वो मेरा पुराना बेडरूम था। वो जगह बिल्कुल साफ थी, बस कुछ जगहों पर कुछ मिट्टी लगी हुई थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था। वो मेटल म्यूजिक के पोस्टर्स जो मैं बचपन में लगाया करता था और बुक शेल्फ जिसमें एडवेंचरस किताबें थी जो मैं अपने साथ नहीं ला पाया, बिल्कुल वैसे की वैसा था। फार्म छोड़ने से पहले जो मैंने गुड बाय लेटर लिखा था वो भी वही का वही पड़ा था। मुझे उस पर कुछ गीले निशान दिख रहे थे जो पहले उस पर नहीं थे। मैंने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये मेरी माँ के आंसू नहीं हैं। अपने बचपन के बेड पर बैठा मैंने भारी दिल के साथ रियलाइज किया कि फार्म में जितनी भी चीज़ों की हालत खराब है, मेरी मम्मी ने उनमें से सिर्फ मेरा कमरा ढंग से रखा। मन ही मन वो शायद मेरी बहुत चिंता करती थी। तब भी शायद जब वो मेरे पापा को मुझे बचपन में मारने से ना रोक पाई, मैंने वहीं के वहीं डिसाइड किया कि मैं फार्म को ठीक करूँगा ताकि जब भी वो वापस आए ये ठीक ठाक लगे। जब भी डॉक्टर्स को लगे कि वो घर जाने के लिए ठीक है। मैंने अगले दिन फार्म को ठीक करने में और सूरों को खाना खिलाने में बिताया। इतने सालों में उनका पहला ढंग का खाना। मैंने उस गाय की लाश को भी खेत में ही जलाकर खत्म कर दिया। वैसे तो एक मरी हुई गाय को खाद बनाया जाता है, पर मैं कह नहीं सकता कि वो किसी बीमारी के कारण मरी है या नहीं। और फिर मैं ख़राब खाद बनाने का रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। मैं एक फोल्डिंग चेयर पर बैठा फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उस गाय को जलते देख रहा था और एक शिकारी राइफल मेरे पीछे पड़ी थी। अगर वो गाय किसी जंगली जानवर द्वारा मरी हो तो मैं रेडी रहना चाहता था। अगर वो वापस फार्म पे और गाय को मारने आता, मैं शायद उस आँख को 1 घंटे तक देखता रहा कि तभी मुझे अपनी आँख के कोने में कुछ दिखा। सूरज तब तक डूब चुका था और मैं सिर्फ उस जलती हुई आँख को देख पा रहा था। आँख की जलती हुई रोशनी से जो दिख रहा था, मैं कह सकता हूँ कि वो जो कुछ भी था दूर से मेरी तरफ आ रहा था। रात के अंधेरे में मुझे समझ ना आ पाया कि वो क्या था, पर जितना भी धुंधला सा दिख रहा था वो शायद कोई जानवर सा था। मुझे लगा वो कोई भेड़िया है, तो मैंने अपनी शिकारी राइफल उठा ली और उस पर शूट करा। मैंने अंधेरे में उसे मारने का सोचा नहीं था, मैं बस उससे बंदूक की आवाज़ से डराना चाहता था। पर जैसे ही मैंने ट्रिगर दबाया, मुझे वो जो भी था उसके ज़मीन पे गिरने से पहले दर्द में कराहने की आवाज़ आई। पर जो आवाज़ उसने निकाली वो किसी जानवर की नहीं थी। जब मैंने पहचाना कि ये किसी मनुष्य की आवाज़ है, मेरी आंखें डर के मारे फट गई। और जब मैं उसके पास पहुंचा, मेरा उस डरावने सच के साथ सामना हुआ। ज़मीन पे गिरी उस बूढ़ी औरत की छाती में बुलेट लगी हुई थी। उसके बाल बहुत बड़े और गंदे थे, इतने गंदे कि मुझे अंधेरे में लगा किसी जानवर के बाल हैं। उसने जो पहना हुआ था वो एक लाइट ग्रीन कलर की ट्यूनिक थी और साथ ही मैचिंग पैंट, ऐसी जो कोई एक पेशेंट शायद हॉस्पिटल में पहनता है। 1 मिनट तक उसे घूरने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं वापस अपने होश में आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। मुझे पुलिस को बुला लेना चाहिए। आखिर वो एक जेन्युइन एक्सीडेंट हुआ था और वो इंसान मेरी जगह में ट्रेसपासिंग कर रहा था। पर मैं इतना डरा और घबराया हुआ था, मैं बस यही सोच पाया कि उस लाश को कैसे ठिकाने लगाऊं। मैंने उस औरत की बॉडी को उठाया और उस गाय की लाश के साथ ही जला दिया। ऐसा लग रहा था कि वो आग बहुत समय से जल रही थी और मैंने देखा उन दोनों की लाशें उस आग में जल कर राख हो रही थी। मेरा शरीर डर के मारे जम गया। आखिर जो कुछ बचा था वो सिर्फ हड्डियाँ थी जिन्हें मैंने आसानी से धूल में मिला दिया। मैं उस रात ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि मैं डरा हुआ था कि अगले दिन कोई आके उस औरत के बारे में ना पूछ ले। मेरा डर सच में बदल गया जब ब्रेकफास्ट खाते हुए मुझे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से देखा कि बाहर पुलिस की गाड़ी पार्क्ड है और सोचा इससे ख़राब और क्या ही हो सकता है। मैं गलत था। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा वहाँ एक जवान पुलिस ऑफिसर खड़ा था। गुड मॉर्निंग ऑफिसर, मैंने बहुत ही नॉर्मल होते हुए बोला।
कुछ हुआ क्या? ये तुम्हारी मम्मी के बारे में है, उस ऑफिसर ने कहा। क्या हुआ उन्हें? मैंने चौंकते हुए कहा। वो कल रात पागल खाने से भाग गई। एक नर्स ने बताया कि वो वापस खेतों में ही आएगी और हम जानना चाहते हैं कि वो यहाँ तुमसे मिलने आई है या नहीं। उसने अपने फोन में मुझे एक पिक्चर दिखाई। मुझे बताया गया है कि तुमने उन्हें काफी सालों से नहीं देखा है, तो शायद तुम उन्हें ना पहचान पाओ, पर अब वो ऐसी दिखती हैं। तुमने उन्हें देखा है? मैंने उस तस्वीर को देखा और मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। पिक्चर में हॉस्पिटल बेड पे बैठी वही औरत थी जिसे मैंने एक रात पहले मारा था, जिस औरत को मैंने गलती से मार डाला और जानबूझ के एक जलते हुए जानवर के साथ जला डाला। वो और कोई नहीं, मेरी ही माँ थी। अपने आप को किसी तरह रोकता हुआ मैंने ऑफिसर को कहा कि मैंने उन्हें नहीं देखा है। मैं वो सारा डर अपनी आवाज़ में छुपा भी नहीं पा रहा था। मैंने ऐसे दिखाया कि मुझे अपनी माँ की चिंता है। ऑफिसर ने मुझे आश्वासन दिया कि वो उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। कंट्री साइड में आखिर छुपने की बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी। मैंने उन्हें थैंक यू कहा, जबकि मुझे पता था कि उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। उसके कुछ टाइम बाद ही मैं खेत छोड़कर वापस शहर चला गया। मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मेरा दिमाग मुझे बार बार याद दिलाता है जो मैंने किया है। मेरी माँ की वो चीख में रोती हुई आवाज़, वो खून जो उनकी छाती से गोली की वजह से निकल रहा था। यह 10 साल से भी पहले की बात है। मैं खेत में एक आखिरी बार लौटूंगा। मैं इस गिल्ट के साथ और नहीं जी सकता। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जीना ही छोड़ दूंगा। मैं वहाँ अपनी शिकार वाली राइफल भी लेके जा रहा, पर इस बार जो मेरा शिकार बनेगा